नमस्कार। आज बात देश की सियासत और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के हालात पर। भारतीय जनता पार्टी ने जिन जिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ अपना समझौता किया, जिनके साथ वो चुनाव में लड़ी या सरकार बनाया, उनकी हालत 2024 लोकसभा चुनाव के पहले क्या कर दी है, आज इस पर बात होगी। 2019 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में जेडीयू के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी और बिहार की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटें, जेडीयू ने 17 सीटों पर और एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी है, वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। 17 में 17 भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई। जेडीयू एक सीट किशनगंज की हार गई, वो कांग्रेस पार्टी ने जीती और 6 की 6 सीटें लोजपा ने, एलजेपी ने जीत ली। 40 सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 40 में 39 सीटें जीतने में कामयाब रही। ठीक इसी तरह अगर आप महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें पर चुनाव लड़ा और 23 सीटें शिवसेना को दी। 25 में से 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती और 23 में से 18 सीटें शिवसेना ने जीती। 2019 का चुनाव खत्म हो गया, एनडीए की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिली और इस तरीके से उन्होंने अपने सहयोगी दलों के साथ जो चुनाव लड़ा, उसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ 2019 में। पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुई और शिवसेना की सीटें घट गई और गठबंधन में, लेकिन शिवसेना इस बात पर अड़ गई कि इस बार मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिलना चाहिए। उसका बहुत सारे तर्क उद्धव ठाकरे के थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। शिवसेना जो है वो बीजेपी की सबसे पुरानी पार्टी है, शिवसेना ने हमेशा साथ दिया है और उसकी पार्टी का आकार सिकुड़ता जा रहा है। अगर उसे मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो आपको मालूम है कि उसके बाद कितनी तकरार हुई और शिवसेना अलग होकर उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों के साथ जाकर के सरकार बनाने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते तोड़ लिए। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी दोनों को तोड़ लिया और आज की तारीख में ये टूटी हुई, अब तो खैर रियल उनको बोल रहे हैं एनसीपी और शिंदे की शिवसेना को, अब वो उनके साथ है। और 2024 का लोकसभा चुनाव अब घोषित होने ही वाला है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कल ही अपने लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें 20 लोकसभा सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए। यानी अब 28 सीटें बची हैं और अब शिवसेना से जो सांसद आए थे 10 की संख्या में, शिंदे गुट में आए थे, उनमें से कितनों को टिकट शिवसेना शिंदे गुट को देगी या एनसीपी को कितनी सीटें देगी, अभी देखने वाली बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी कि इन सीटों पर हमने उम्मीदवार खड़े कर दिए, अब आपको जो बची है उसमें जो बात करना है करो, नहीं करना है तो अपना रास्ता देखो। अब शिंदे और एनसीपी के बीच बीजेपी के किस तरह से बात होती है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में आ गई है कि वो जितनी सीटें जिसको देना चाहेगी उसको देगी और बदले में दूसरा कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला उसको भारतीय जनता पार्टी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया धीरे धीरे। वो कैसे किया वो आपको 2024 के विधानसभा चुनाव जब महाराष्ट्र के होंगे तो एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी की क्या स्थिति होगी और एनसीपी गुट के लोग लौट के आए हैं जो, वो इस लोकसभा चुनाव से लेकर अगले 6 महीने तक क्या हालात होगी वो आप देखिएगा। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही 2024 के महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ये तो हो रही महाराष्ट्र की बात। अब मैं आपको हरियाणा ले चलता हूं। 2019 में हरियाणा में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीता। 8 सीटें ऐसी थी, 8 जिसमें 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से भाजपा ने चुनाव जीता। लेकिन जब 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ उसके सीटों की संख्या घट गई और वो बहुमत का आंकड़ा नहीं पा सकी, उसे सिर्फ 40 सीटें मिली। जेजेपी पार्टी जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के
ओम प्रकाश चौटाला के दो बेटे आपस में अलग हो गए, अभय चौटाला, अजय चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला के परिवार ने पार्टी बनाई जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला के पास रह गया। जेजेपी ने जाटों के जबरदस्त समर्थन के साथ और भारतीय जनता पार्टी पर पूरे चुनाव में हमलावर रहने के साथ चुनाव लड़ा और जेजेपी को 10 सीटें मिलने की वजह से कांग्रेस अपने बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। बहुत लोग मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान या टिकटों के बंटवारे में अगर खुली छूट दी गई होती तो शायद हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अच्छा करती। बहरहाल जेजेपी की 10 सीटें मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार बना ली और 4.5 साल चलने के बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बनने से पहले सांसद थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनको सहयोग और सब एक दूसरे राज्य का बीजेपी के सामने एक दूसरे राज्य का उदाहरण देते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर को सीटें मिल सकती हैं, अगर जयंत चौधरी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अगर संजय निषाद को 1 सीट मिल सकती है, अगर अपना दल को 2 सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती हैं, तो हम आपके साथ सरकार में 4.5 साल से हैं, तो हमें भी लोकसभा में 1-2 सीटें 3 सीटें मिलनी चाहिए। जेजेपी इस बात पर लगी हुई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दुष्यंत चौटाला को ठिकाने लगाने के बारे में रणनीति बना ली थी और 6 महीने से इस पर काम हो रहा था। दुष्यंत चौटाला लोकसभा की सीटों का बंटवारे के लिए या लोकसभा में सीटें मांगने के लिए चंडीगढ़ से दिल्ली आए और उधर मनोहर लाल खट्टर राजभवन जाकर उन्होंने पूरे मंत्रिपरिषद का इस्तीफा दे दिया और दुष्यंत चौटाला को दिल्ली में पता चला कि उनकी अब वो पूर्व उप मुख्यमंत्री हो गए। और यही नहीं, उनके 5 विधायकों को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले लिया। और जब उन्होंने कल विधानसभा में विश्वास मत के दौरान 3 लाइन का व्हिप जारी किया कि अनुपस्थित रहने का, कि कोई भी सदन में अनुपस्थित नहीं रहेगा, तो उनके 5 विधायक सदन की कार्रवाई में चले गए। फिर जब उन्हें व्हिप की जानकारी हुई तो उन्होंने लॉबी में बैठकर विधानसभा की कार्रवाई देखी। मतलब ये कि वो भी टूटने वाले हैं 5। और अब जेजेपी अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया दुष्यंत चौटाला ने, वो सत्ता की मलाई खाने के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो जन समर्थन उन्हें मिला था, जो उनके विधायकों को वोट मिला था, जो उनके विधायक जीते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला मतदान था, खिलाफ मूड था। बावजूद इसके सरकार में रहकर उन्होंने, देखिए छोटी पार्टियां जब तक सरकार में न रहे तो उनके लिए थोड़ा आजकल विचारधारा के लेवल पर चलना बड़ा मुश्किल काम है। उनके अस्तित्व उनका बना रहेगा कि नहीं, ये एक बड़ा काम रहेगा। तो अब जेजेपी को वहां ले आकर के बीजेपी ने रख दिया है कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव में तो जेजेपी सीट अगर लड़ाएगी तो क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अब असल निगाह आप देखिएगा हरियाणा की विधानसभा में जेजेपी का क्या होता है और दुष्यंत चौटाला का क्या होता है, क्योंकि अब वो बीजेपी पर कल की रैली में भी हमलावर नहीं हो पाए और बीजेपी ने उनको जगह पे पहुंचा दिया। तो ये रहा हरियाणा का मामला। अब थोड़ा बिहार पे नजर डालते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने जैसा आपको कहा कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को साथ लेके उनको कैसे निपटाया या निपटा रही है और उनको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अब संघर्ष करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, आप समझिए आईएनएलडी ओम प्रकाश चौटाला की उंगली पकड़कर, देवीलाल की उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में कदम रखे थे और आज की तारीख में वो पार्टी डिसमिनेट हो गई। वो पार्टी अब लगातार नीचे की तरफ जा रही है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सबसे प्रमुख, यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये 2 पार्टियां वहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो गई। ठीक इसी तरह से महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की उंगली पकड़ करके बीजेपी ने वहां की सियासत में, वहां की चुनावी राजनीति में धीरे धीरे कदम रखे, उद्धव ठाकरे को निपटा दिया, पार्टी टूट गई। अब वो पार्टी में क्या रहेगा क्या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और वो आप देखिएगा आगे क्या होगा। अब आते हैं बिहार पर। बिहार में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। मैंने आपको पहले बताया 17 सीटें बीजेपी और जेडीयू ने लड़ी, 6 सीटें रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा ने लड़ी और 40 सीटों में 39 सीटें जीतने में कामयाब हुई। लेकिन जब 2020 का नवंबर में विधानसभा का चुनाव आया
तो इस एक साल में 17 की 17 सीटें जीतने के बाद और अभी तक की सर्वाधिक टैली पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि अब नीतीश कुमार की बैसाखी को फेंकने का वक्त आ गया है। अब बिहार में बड़ी पार्टी बनने का वक्त आया है। जैसे अकाली दल को निपटाया, जैसे उद्धव ठाकरे को निपटाया, जैसे जेजेपी को निपटाया, वैसे अब उनके निशाने पर नीतीश कुमार आ गए। उन्होंने बिहार की विधानसभा में एलजेपी नेता जो 6 से 6 सीटें जीत चुके थे, चिराग पासवान, या तो उनको कहा या तो उन्होंने ये फैसला लिया, तो बीजेपी ने कोई विरोध नहीं किया। बिहार की विधानसभा चुनाव में सारी उन सीटों पर जहां जेडीयू के कैंडिडेट थे, चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। जहां बीजेपी के कैंडिडेट थे, चिराग पासवान ने वहां कई कैंडिडेट नहीं उतारे। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बिहार की विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई नतीजों के हिसाब से। और इसके अलावा और जेडीयू खिसक के तीसरे पर नहीं, बल्कि उसकी टैली करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के आधी पहुंच गई। और जेडीयू के नेताओं में, जेडीयू के जो चिंतक और विचारक हैं, उनने ये मान लिया। और अगर आप नतीजों को देखेंगे, चिराग पासवान के कैंडिडेट्स के वोटों का प्रतिशत देखेंगे और कम से कम 25 सीटें ऐसी देखेंगे जिसमें चिराग पासवान की पार्टी की वजह से, उनके कैंडिडेट की वजह से जेडीयू का कैंडिडेट हार गया। तो लेकिन एनडीए में इसके लिए चिराग पासवान से न बीजेपी ने कोई बात की, न उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की, न उन्हें एनडीए से बाहर निकाला। कहीं कुछ भी नहीं हुआ। पूरे चुनाव के दौरान नीतीश कुमार पर चिराग पासवान हमलावर रहे और भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक बनकर ये खेल खेलती रही और देखती रही। हुआ क्या कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और वहां सरकार बनी, तो जेडीयू के लोगों ने भी फिर एलजेपी के, बीजेपी के साथ मिलकर फिर एलजेपी और चिराग पासवान को ठिकाने लगाने के लिए एक रणनीति के तहत काम किया, जिसमें 6 सांसदों में से 5 सांसदों का गुट बना के उनके चाचा पशुपति पारस मोदी सरकार में शामिल हो गए। उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और चिराग पासवान अकेले रह गए। उनके पिता का जो घर है वो भी उनसे खाली करा लिया गया और चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले रह गए। मजेदार बात यह है कि लोकसभा में कोई डिवीजन नहीं हुआ। लोकसभा में उसे ही मेन पार्टी माना गया और 6 में से 5 सांसद जिसके साथ जाएंगे उसे माना ही जाएगा। पशुपति पारस को ही मेन पार्टी माना गया। लेकिन मजेदार बात फिर उसके बाद यह है कि अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो चिराग पासवान को बुलाकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 6 के बजाय इस बार 5 सीटें उनको देने का फैसला किया है और पशुपति पारस से नमस्कार किया है। पशुपति पारस सूत्रों के मुताबिक उन्हें यह जानकारी मिल रही है, उन्हें बीजेपी ये कह रही है कि अब आप सक्रिय राजनीति छोड़िए और आप राज्यपाल बन जाइए, कहीं के हम आपको राज्यपाल बना देते हैं। लोजपा तो दरअसल चिराग पासवान की है। आज की तारीख में भी पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर हैं और हाजीपुर सीट, जो कि रिकॉर्ड मतों से रामविलास पासवान जीतते थे, पिछली बार हाजीपुर सीट से पशुपति पारस चुनाव लड़े थे, वो सीट सेफ सीट है पासवान फैमिली की। हाजीपुर में इतना काम किया रामविलास पासवान ने कि उनकी फैमिली का कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है अभी 2-3 चुनाव तो केवल रामविलास पासवान के पोस्टर और चेहरे पर जीत जाएगा। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस छोड़ना नहीं चाहते थे, बीजेपी ने वो सीट भी चिराग पासवान को दे दी है। अब आप सोचिए कि अब पशुपति पारस जो 2.5 साल के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनके साथ जो लोग गए थे, अब उनको एक भी सीट बिहार में मिलने वाली नहीं है। और चिराग पासवान जो अकेले सांसद 2.5 साल चाहती बीजेपी तो चिराग पासवान को भी मुख्य कैबिनेट मंत्री बना सकती थी, लेकिन उसे नीतीश कुमार को उधर साधना था और दोनों को साथ रख करके दोनों को निपटाना था। इसलिए पशुपति पारस और उनके साथ गए सांसदों को भी निपटा दिया। और अब जब जरूरत पड़ी है, अब जब मालूम है कि जनता का समर्थन चिराग पासवान के साथ है, सीटें जीत के पशुपति पारस बीजेपी को भले साथ आ गए हो, लेकिन जनता तो चिराग पासवान के साथ है और उन सीटों पर एलजेपी में चिराग पासवान उसके काम के हैं। अब फिर चिराग पासवान को ले लिया है और उन्हें 5 सीटें दिए। और मजेदार बात यह है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है जेडीयू,
वहाँ पर बिहार की जिसके साथ गठबंधन है उसके साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नहीं किया है। तो बिहार और महाराष्ट्र में आप यकीनन जानिए कि 2019 में जितनी सीटों पर बीजेपी लड़ी थी उससे कहीं ज़्यादा सीटों पर इस बार लड़ेगी, और जो लोग बीजेपी के साथ सत्ता सुख लेने आए थे उन्हें इन चुनाव में हाथ मलते रह जाना पड़ेगा। बस इतना ही। नमस्कार।